हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और मेरा परसेंटेज भी इसलिए कम हुआ क्योंकि हिंदी में नंबर कम था। कहीं ये लाइन आपको ना बोलनी पड़ जाए, इसीलिए आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का करेंगे सफाया। तो जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं अगर इस वीडियो को आप देखकर गए तो आपका 50 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता रहता हूं भैया हिंदी में सब कुछ फिक्स होता है, टेंशन मत लो। हिंदी की टेंशन बिल्कुल मत लो, बाकी सारे सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। तो आज का ये वीडियो जो है क्लास 12 हिंदी 2024 वाले छात्रों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम 50 नंबर पक्का करेंगे, यानी कि आपका हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। आज हम खंड का को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए 50 नंबर बिल्कुल पक्का, ये भले ही एक महा मैराथन क्लास आज का ये क्लास होगा। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी और अगर जो स्टूडेंट 1 घंटे लगभग बैठकर इस क्लास को देख लेगा उसका तो बल्ले बल्ले है भैया, इस बार वो मचा के आएगा। ठीक है, मचाते रहो हमेशा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के, देखिए टोटल 6 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर का आता है। अब देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन क्वेश्चन को मैंने लिया है ढूंढ के जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने टॉपिक मैंने लिए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश, हम पढ़ेंगे 10 नंबर का, ये भी आता है। मतलब गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। मैंने ऐसे गद्यांश को लिया है जो आपके एग्जाम में रेगुलर आता रहता है हमेशा, तो उसको मैंने लिया है। अभी हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ी बड़ी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पद्यांश हम पढ़ेंगे 10 नंबर का। एक ऐसा पद्यांश मैंने लिया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे एग्जाम में लिखेंगे आज सब कुछ मैं बताऊंगा। चौथा लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का। लेखक, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे और उस लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भैया, जिनको इस बार 2024 में आना ही आना है। और कैसे आपको जीवन परिचय लिखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, मैं कहता रहता हूं मत लो भैया टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। ठीक है, 5वां कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का, ये भी पंचलाइट कहानी पढ़ेंगे 5 नंबर। और खंड काव्य होता है 5 नंबर का। टोटल 50 नंबर कर लो क्लियर, ऐसा नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है, और दिल लगी करनी है तो बुक से करो। ठीक है, इन किनारों में क्या रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, देखो निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, बताइए इसमें से कौन सी अष्टयाम जो है किस भाषा में लिखा गया है। मतलब निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा क्या है। जो अष्टयाम रचना है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, ये किस भाषा में लिखा गया है। व्हिच लैंग्वेज, इन व्हिच लैंग्वेज। का है राजस्थानी, खा है ब्रज भाषा, गा है अवधी, घा है खड़ी बोली। तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है अष्टयाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसको जिसको ऑप्शन पता है आंसर कमेंट पहले ही कर दो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार जल्दी बताओ। आप में से 90% स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है। का है नाभादास, खा है चतुर्भुज दास, गा है विट्ठल नाथ, घा है ज्योतिरीश्वर। तो विट्ठल नाथ जी हैं श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में जाकर लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक गाना आपने सुना होगा, तुझे कितना चाहने लगे हम। अब आपको क्या करना है, एक बुक लेना है, दिन रात पढ़ना है, तुझे कितना चाहने लगे हम। क्योंकि अब
एग्जाम आ रहे हैं, फोन को आप लोग तो बहुत चाहते हैं, लेकिन फोन को थोड़ा सा साइड में रखना है, अपने बुक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि बुक ही सब कुछ है। अब वही आपका इज्जत बचा सकती है, क्योंकि पास होना अच्छे नंबर से। तीसरा, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, बताइए। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना आपसे पूछी जा रही है। का है चंद छंद वर्णन की महिमा, खा है कामायनी, गा है प्रिय प्रवास, घा है रामचरितमानस। तो का वाला ऑप्शन सही होगा, चंद छंद वर्णन की महिमा। ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना इसको मानी जाती है। समझ में आ रहा है? देखिए मैं स्लोली पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी क्लास बहुत लंबी है, पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। चौथा क्वेश्चन, सदल मिश्र जी की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो सदल मिश्र जी की है? सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। का है सत्यामृत प्रवाह, खा है नासिकेतोपाख्यान, गा है भारत सौभाग्य, घा है भूतनाथ। भैया नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र जी की बहुत ही फेमस रचना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखो खा वाला, ठीक है। थोड़ा साइड में हो जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के रचना के संपादक थे। हिंदी की प्रथम पत्रिका जो सबसे पहले संपादित हुई, नाम है उदंत मार्तंड। इसके संपादक कौन थे बताइए, नाम लीजिए। उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड। ऐसे का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है किशोरी लाल गोस्वामी, घा है युगल किशोर शुक्ल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, युगल किशोर शुक्ल। हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड, इसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर घा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? का है शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह और घा है काशीनाथ खत्री। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बस हो गया, ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन। उसके बाद में हम गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर जीवन परिचय, फिर कहानी। आज कहानी बनाएंगे, आज अपनी स्टोरी बनाएंगे हिंदी की। देखो 7 नंबर, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। का है श्याम सुंदर दास, खा है गुलाब राय, गा है सुमित्रानंदन पंत, घा है राय कृष्ण दास। तो ऑप्शन नंबर का राइट होगा श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया था। बस हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ये तो आपके जुबान पर होना चाहिए, लफ्जों पे आपके होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, ठीक है। का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो परीक्षा गुरु है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ? ये तो बहुत इजी है, बताइए इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु युग में हुआ? का है हंस, खा है कविवचन सुधा, गा है धर्मयुग, घा है दिनमान। तो कविवचन सुधा जो पत्रिका है इसका संपादन भारतेंदु युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। का है सदल मिश्र जी, खा है बालकृष्ण भट्ट जी और गा है लल्लूलाल, घा है मोहन नाकेश। बालकृष्ण भट्ट जी नूतन ब्रह्मचारी के संपादक जो है, रचनाकार जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं ऑब्जेक्टिव, देखिए टॉप 10 ऑब्जेक्टिव मैंने बताए। एक क्वेश्चन आप बताइए, यामा किसकी रचना है? बहुत ही फेमस है यामा, ये किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग गद्यांश पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, सारी चीजें लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण गद्यांश आएगा 10 नंबर का, और कैसे आपको इसको सॉल्व करना है इसको मैं बताता हूं। बहुत सिंपल सा आता है। देखो ये आपका गद्यांश है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आपका गद्यांश है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 तो दिए गए हैं, 2 इस साइड में है। देखो ये 2 इस साइड में है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जैसे पहले पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ोगे तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और मेरे अकॉर्डिंग जो गद्यांश है ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखते हैं कितनी ताकत बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं कि कैसे अब खुद को आप देखिए कितने पानी में है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इतना मेहनत करेंगे कि जो कहते हैं देखते हैं कितनी ताकत बाजुए कातिल में है, उनको दिखा के रहेंगे। जो कहते हैं तुझसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाएंगे। और सब्र रखो मेरे दोस्त, हम आपसे भी आगे जाएंगे, ऐसा बोलो सबसे। ठीक है, देखो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो, उस पर आदमी ही नहीं होंगे तो राष्ट्र देश कैसे बनेगा? सिंपल सा है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जब पृथ्वी रहेगी और लोग उस पर रहेंगे तब भी ये राष्ट्र बनेगा। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, ये तो सबको पता है। देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये गद्यांश किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है? बताइए, पहचान गए कि नहीं पहचाने? पहचाने कि नहीं पहचाने? देखो, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, इसमें राष्ट्र वर्ड कई बार आया है, ये ट्रिक है। ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा अगर आपने लिख दिया तो। ठीक है, दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं। देखो, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में उसके पुत्र हैं। यहां से आपको व्याख्या करना है। ठीक है, अपनी भाषा में अभी हम करेंगे। देखिए, अलग से नहीं लाया जाता है, खुद लिखना होता है, खुद क्रिएट करना होता है। आप खुद में एक लेखक हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप खुद ही लेखक हैं, आप खुद लिख सकते हैं। कोई जरूरी है बुक से याद करके जाए, रट के जाए, वही लिखें, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? देखो यहां लिखा है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही लिख दो सीधा सीधा, 2 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं भैया, आंसर भी इसमें लिखा है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए इधर आंसर दिया गया है सारा। देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर, ये देखो, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, बस यही लिख देना है। क्या है भाई? कुछ नहीं है इसमें, टेंशन मत लेना। 5वां क्वेश्चन, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जब इस पर लोग रहेंगे तभी ये मातृभूमि कहलाएगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है, हम ही लोग मातृभूमि उनको बोलते हैं। ठीक है, तो जब लोग रहेंगे तभी तो होगा काम। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है गद्यांश में। क्या है भाई, क्या है इसमें? क्यों आखिर आप लोग सोचते हैं? कुछ स्टूडेंट है कहते हैं सर मेरी तैयारी नहीं हुई है। तैयारी आपकी हुई है, बस आप लोग कमजोर हैं। आप लोग अपने अंदर की आग को नहीं जगा रहे हैं, जगाइए। एग्जाम आ रहा है, नहीं जगाएंगे तो फिर जागे कभी नहीं। अब चलिए एक एक का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश सॉल्व करने से पहले आपको इस प्रकार से लिखना होगा। देखो, मातृभूमि पर डॉट डॉट करके पुत्र हैं। देखो ये लिखा है मातृभूमि डॉट डॉट करके पुत्र हैं। इसको मैंने क्यों लिखा? आपके एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, करना तो एक ही होगा। अब एग्जामिनर भैया को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है? क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, तो ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तभी तो होगा। देखो, अब पहले क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लो मैंने लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन संदर्भ। देखिए संदर्भ जो होता है इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाता है, तो संदर्भ लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप डायरेक्टली लिख देते हैं पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तब भी सही है, नो प्रॉब्लम, 2 नंबर मिल जाएगा। देखो संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इसमें करना क्या? ये तो आपने लिख दिया। देखो ये हमारे लेखक हो गए और ये चैप्टर का नाम हो गया। लेकिन आप एक काम करो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, ये जो गद्य भाग है इसको ब्लैक से लिखिएगा, ब्लैक पेन से, और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भी ब्लैक से लिखिएगा। जितना खूबसूरत होगा उतना ही अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा। खूबसूरत वस्तुओं को सभी लोग पसंद करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ठीक है,
समझ में आया? दारा लिखिए राष्ट्र का स्वरूप। अब राष्ट्र का स्वरूप भी ब्लैक से लिखिएगा, शीर्षक निबंध से अवतरित है, बाकी ब्लू, मतलब जो मेन पॉइंट है वो ब्लैक से लिखिएगा। ये आप घर वाली रफ कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी लिख रहे हैं। जो पूरे साल पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो खुद को प्रेजेंट करना होता है 3 घंटे 15 मिनट में, ठीक है? 10 ही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 नंबर कंप्लीट हमारा। यहां पे 2 नंबर ऐसे एग्जामिनर देगा, लो भैया ले जाओ, इस पे 13 ही अकेले बेटा। दूसरा देख, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो देखो मैंने लिख दिया है यहां पे, देखो ये, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता, और देखो ऐसे नंबर 2 डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, क्योंकि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी थी, ठीक है? तो हमने क्या लिखा देखो, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य को भूमि को माता और स्पंथ को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। मतलब अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा हाइपर बोल सुना है अपने, वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अच्छे से लिख देना है। कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा लिखें, और जब भी कॉपी लिखें खूबसूरत लिखें, खूब अच्छे से लिखें, पूरे मन से लिखें, ठीक है? इधर उधर ताका झाकी ना करें, जो आपको पता है उसको लिखते रहें, ठीक है? तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका था, देखो तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखो लिखा है पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। वही मैंने लिख दिया है, देखो ध्यान से, देखो अभी आएगा, ठीक है? ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखो, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। 2 नंबर ये भी मिल गया। अब आप कहेंगे सर जी संदर्भ लिखा इतना बड़ा वाला, तब जाके 2 नंबर मिला। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी मैंने 4 से 5 लाइन में, तब 2 नंबर मिला। ये तो एक भी लाइन का नहीं है, इसमें भी 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। छोटा है लेकिन देखने में छोटा लगे, करे घाव गंभीर, ठीक है? चौथा क्वेश्चन देखो क्या है भैया, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आइए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। ये देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, लिख दो। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। 5वां क्वेश्चन, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी पर जन का निवास होने पर ही वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जब तक पृथ्वी पर लोग नहीं रहेंगे वो मातृभूमि नहीं है, और जब पृथ्वी पर लोग रहेंगे तभी वो मातृभूमि कहलाएगी, क्योंकि हम ही लोग हैं जो पृथ्वी को माता बोलते हैं और वो हमारी माता है, ठीक है? तो ये हो गया 5 का आंसर। लो भैया 10 नंबर आपका कंप्लीट। ध्यान से देखना, देखो आपका जो है 10/10 कंप्लीट। क्या है, मैं इनको कुछ नहीं समझता, आप खुद को इतना मजबूत बनाए, इतना दृढ़ निश्चयी बनाए कि ये सारे टॉपिक आपको हलवा लगे, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है? खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ। आप खुद में एक टीचर हो, किसी से कम नहीं है हम, ये ध्यान रखिएगा, किसी से भी कम नहीं है। हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, और जो हमारे बड़े बड़े टीचर्स हैं वो भी स्टूडेंट थे। स्टूडेंट लाइफ सबकी थी, ठीक है? तो आप खुद को यही करो। देखो अब आते हैं पद्यांश पे। अब ये समझना थोड़ा भाई, क्योंकि ये पद्यांश है, ये कविता है जिसको हम लोग बोलते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर का है। बताओ किस चैप्टर का है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इसको चिन्ह कर दीजिएगा, ठीक है? चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान पुत्र स्वयं भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार सब उसे चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। थी सलछत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, ठीक है? हृदय कर दीजिएगा। तो देखिए ये किस चैप्टर का है? ये कैकेयी जी जो है वो पश्चाताप कर रही है, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर से है, और इसके कवि कौन है? या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। हेयर स्टाइल कैसा है देखो, बदल दिया मैंने खुद को, ठीक है? तो देखो क्या है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कमजोर व्यक्तियों का जो प्रतीक है,
वो शपथ है, कसम जिसको लोग बोलते हैं, ए कसम खाओ तूने मेरी गेंद नहीं रखी है, तूने मेरी बॉल नहीं चुराई है, कसम जिसको शपथ बोलते हैं। तो कहा जा रहा है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि कसम खाना या शपथ लेना ये दुर्बल व्यक्तियों, कमजोर व्यक्तियों की निशानी है। ठीक है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? पर अबलाजन, अबलाजन का मतलब होता है नारी। ये कैकेयी जी जब जाती हैं, राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है, तो कैकेयी वन में राम जी से मिलने जाती हैं, तब ये कहा जाता है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, शपथ लेना ये कमजोर व्यक्ति की निशानी है। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन जो स्त्री होती है उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। अभी देखो स्त्रियों में झगड़ा हो जाए घर में तो वो कसम खाने लगती हैं तुरंत, मुझे मेरी बेटी की कसम, मुझे इसकी कसम, उसकी कसम। मेनली मैं स्त्रियों की बात, फीमेल्स की बात कर रहा हूं, सब ऐसे सब नहीं होते। ठीक है, लेकिन अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन स्त्रियों के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कसम ही खाना पड़ता है। ठीक है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, फिर वो बोलती है अगर राम जी के वनवास के लिए मुझे भरत ने अगर उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, तो वो कहती है मैं अपनी पति दशरथ जी के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। मतलब वो यही कहती हैं कि अगर मुझे वनवास के लिए, वो भरत जी को अच्छा व्यक्ति बताती है, वो थे भी वही। ठीक है, तो वो ये प्रूफ करना चाहती है कि मुझे भरत ने नहीं उकसाया है वनवास के लिए, ठीक है, मुझे किसी और ने उकसाया है। तो वो कहती है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अगर राम जी के वनवास में मुझे भरत ने उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, तो अपने पति के समान ही अपना पुत्र भी खो दूं मैं, ऐसा बोलती हैं। आगे देखो, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो। वहां जो है सभा बैठी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जब राम जी से मिलने जाती है कैकेयी जी, पूरी सभा बैठी होती है। तो ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो। फिर कैकेयी जी कहती हैं कि मुझे आज कोई मत रोकना, जो मैं कहती हूं उसको सब लोग सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और अगर उसमें कोई आपको सारांश मिलता है तो उसको चुन लीजिए। ठीक है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। फिर वो कहती हैं राम जी को वनवास करा दिया मैंने, इतना बड़ा पाप करके मैं चुप रह जाऊं? ऐसा नहीं है, मुझे तो पश्चाताप करना ही होगा। आगे देखिए, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं और थोड़ा सा भी पश्चाताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पाप मैंने किया, राम जी को वनवास कराया है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत पश्चाताप ना करूं? ऐसा नहीं हो सकता। थी सनछत्र शशि निशा ओष टपकाती, तो वहां पर शशि निशा मतलब जो चांदनी भरी जो रात है वो शीत टपका रही थी, ऐसा मानो कि वो भी रो रही हो, आंसू गिर रहे हो, ऐसा लग रहा था। रोती थी नीरो सभा हृदय टपकाती, और वहां जो सभा बैठी थी उनका भी दिल रो रहा था, और ऐसा लग रहा था वो कैकेयी जी को माफ कर देंगे। ठीक है, तो ये भैया आपका पद्यांश हो गया। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसके शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, किस पार्ट से है, इसकी कवि कौन है। तो ये किस पार्ट से है, कैकेयी का अनुताप, इसके कवि हैं सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या आपको करनी है, थी सनछत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। अभी मैं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इसे कौन किससे कह रहा है। मतलब दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, चिन्ह दुर्बलता का ही चिन्ह क्या है, इसे कौन कह रहा है। तो कौन कह रहा था, कैकेयी जी कह रही थी, अभी मैं आंसर बताऊंगा। चौथा, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका है और किसके प्रति है। तो यह कथन जो है ये कैकेयी जी का है, अभी मैं बताऊंगा। कैकेयी जी कह रही है ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, मुझे कोई मत रोको, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो सब लोग। ठीक है, पांचवा, नीरव सभा की क्या स्थिति थी। ठीक है, वो भी उनका हृदय भी रो रहा था, ऐसा लग रहा था जो वहां सभा बैठी थी। एक एक का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले वही काम जो मैंने बताया था, डॉट डॉट कर देना, दुर्बलता डॉट 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 नील विश्वासी। ठीक है, ऐसे लिख देना है। यहां पे नील विश्वासी मत लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये देखो थपकाती लिख दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहां पे सही कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको संदर्भ लिखना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही था स्टूडेंट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो यही था। देखो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, खूब प्यारा सा। देखो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त, इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करेंगे, ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये हमारे कवि जी हैं।
फिर रिस्पेक्ट, ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, द्वारा रचित साकेत महाकाव्य, साकेत को भी विलेख से, हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, इसको पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और किस पाठ से है ये, कैकेयी का अनुताप। तो ऐसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ऐसे लिखोगे 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। ले बेटा ये ले। दूसरा, अब रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। देखिए कौन सी व्याख्या आपको करनी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये थी सन छत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सबा हृदय थपकाती। चलिए लिखते हैं भाई थोड़ा सा, ये देखिए, ये दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए हुए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि जो तारों से भरी चांदनी रात थी वो ओस के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही हो, वो रो रही हो। जैसे आज ओस बरस रहे हैं, बाहर निकलो थोड़ा ठंडी में, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। और जो सभा थी वो अपने हृदय को थपथपाते हुए, हृदय दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, कौन कह रही थी, ठीक है। तो ये अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, यही लिख देना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। मतलब जिस क्षण कैकेयी जी अपने द्वारा किए हुए दुष्टतापूर्ण कृत्य, दुष्टतापूर्ण कृत्य का मतलब कैकेयी जी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास करवाया था, ठीक है। तो जब वो अपना पश्चाताप कर रही थी तो उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रहे थे। रुदन का मतलब ऐसा लग रहा हो रो रहा हो उनका हृदय, ठीक है। दिल को धड़कना। तीसरा क्वेश्चन देखो, दुर्बलता का ही चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। तो देखो तीसरे का आंसर देखो, ये देखो, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति को राम, पंक्ति लिख दीजिएगा, पंक्ति, ठीक है, ऐसे। इस पंक्ति को राम और भरत के परिसंवाद की सुनकर राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी जी ने कहा था। इसको कैकेयी जी ने कहा था जब राम जी का और भरत जी का बातचीत चल रहा था, संवाद चल रहा था। बस हो गया, 2 नंबर ये भी क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से समझना। चौथा है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। ये कथन किसका और किसके प्रति है, तो देखो ध्यान से समझना। चौथा क्वेश्चन, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। ये कथन राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी जी ने कहा था। इसको भी कैकेयी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीरव सभा की क्या स्थिति थी, बताइए। नीरव सभा जो वहां पे बैठी थी उसकी क्या स्थिति थी। तो देखो, नीरव और मौन सभा स्वयं अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। मतलब वहां पे जो सभा बैठी थी वो अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। क्यों कराया आपने वनवास। अब भाई पश्चाताप कर रही है तो भगवान श्री राम जी हैं, महापुरुष है, वो माफ कर देंगे उनको। क्यों माफ कर देंगे, गलतियां सबसे हो जाती हैं, ठीक है। We are humans। हो गया, तो ये आपका था पद्यांश। अब चलिए हम लोग चलते हैं जीवन परिचय पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीवन परिचय। हमने लिया है इस वीडियो में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, 5 नंबर के आते हैं, और ये जो लेखक है ये ट्रेंडिंग में है। मतलब ये इस बार आएंगे भैया, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन सबको पढ़ के जाइएगा। देखिए अब आप लोग कहेंगे सर जी हमारे एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय आता है, आपका पहला हेडिंग जीवन परिचय है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ना इंसाफी। तो देखो भैया, एक छोटा सा जीवन परिचय अगर आप लिख देते हैं, बहुत छोटा सा, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, बाकी आपको साहित्यिक परिचय लिखना। देखिए साहित्यिक परिचय मैंने बड़ा सा लिखा है, क्यों, क्योंकि मेन यही है, लेकिन छोटा सा जीवन परिचय लिख देना। अब आप लोग कहेंगे सर जी जीवन परिचय ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाओं को लिख सकते हैं, क्योंकि साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। दोनों तरीका सही है, ऑल इज करेक्ट, ऑल इज वेल, ठीक है। देखिए सबसे पहले छोटा सा जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था।
इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। इनका जन्म, इनके माता पिता और इनकी मृत्यु, काम खत्म। इतना सा लिखिएगा, छोटा सा जिसको बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सपने हो, बाकी सारे अपने हो, अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। देखो ध्यान से समझो स्टूडेंट, एक बार समझ में आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मेरी तैयारी नहीं हुई है। जब कोई चीज ध्यान से नहीं देखोगे, कोई चीज पूरे मन से नहीं करोगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी काम में सक्सेस होने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है कि उस काम को पूरे दिल से करना। और याद रखना, जिस काम को आप पूरे दिल से करते हैं, अगर आपकी इच्छा है किसी काम को बहुत अच्छे से करने की, तो पूरी कायनात आपको उस काम को पूरा करने में लग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता रहता हूं। साहित्यिक परिचय देखो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। मतलब इनके बारे में लिखना है साहित्य में, हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, किस प्रकार के थे। तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यापनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। इतना सा लिखना है, छोटा सा लिखना है, बस हो गया साहित्यिक परिचय। इनकी रचनाओं को देखते हैं, क्योंकि हमें रचनाएं भी लिखनी, रचनाएं एक कृतियां भी बोलते हैं। चाहे आप इनको रचनाएं बोले चाहे कृतियां बोले, दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ठीक है। कृतियां देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्न है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा निबंध संग्रह। देखिए निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि, ये इनके निबंध है। मतलब निबंध संग्रह हेडिंग डाल के जो इनके निबंध है उसको प्यार से लिख देना, ठीक है, बस हो गया। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिन कालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। तो ये इनकी रचना है, छोटा सा है। देखो आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, कुछ खास बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब चलिए कवियों पर चलते हैं। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ये लो 5/5, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आ गए हम कवि पर। कवि में मैंने लिया है एक ऐसे कवि को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद जी। 5 नंबर ये भी आपका कंप्लीट करा के जाएंगे। हमारे हिंदी पद में 3-4 कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इन 3-4 कवियों के साहित्यिक परिचय को पढ़ लेना। सबसे पहला हेडिंग जीवन परिचय देखो। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बस इतनी सी उम्र में ही इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। ये जीवन परिचय हो गया। साहित्यिक परिचय देखूं, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब ये छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। उन्नायक, प्रतिनिधि कवि थे, ये नाटककार थे, कथाकार थे और उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। कामायनी आपने नाम सुना होगा, ये सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके प्रमुख विषय हैं। इतना सा आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे और अच्छी बात है,
थोड़ा अलग से, ठीक है, आप बुक्स में देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय। इनकी रचनाओं पे आते हैं भाई साहब, रचनाएं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्न है। देखिए ज्यादातर इन्होंने काव्य रचना ही की थी, इसको काव्य कर दीजिएगा, थोड़ा सा सही कर लीजिए, कहीं कहीं गलती हो जाती है भाई कंप्यूटर से। तो इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्न है। देखो काव्य में इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, मतलब जो काव्य में इन्होंने रचना की, ठीक है। कहानी में देखिए कुछ कहानियां भी लिखी इन्होंने, क्योंकि ये कवि तो थे ही, साथ में कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, तो रचनाएं भी होंगी, ठीक है। कहानी में इन्होंने आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वन आंधी, ठीक है, ये इनकी कहानी की रचनाएं हैं, मतलब जो इन्होंने कहानियां लिखी। उपन्यास में देखिए क्या क्या है, कंकाल, तितली, इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, मतलब इरावती जो रचना है ये पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। उसके बाद में निबंध में देखिए क्या है, निबंध में है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ठीक है, अन्य निबंध। चंपू में इनका प्रेम राज्य। तो इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं, मतलब काव्य में इनकी फेमस रचना है कामायनी, ठीक है। बाकी आंसू, लहर, झरना ये सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। काव्य का मतलब जो कविताएं हैं, ठीक है। कहानी में इन्होंने आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन आंधी, ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, ये इनकी उपन्यास रचना है। निबंध में काव्य और कला तथा कुछ और भी निबंध इन्होंने लिखा था। चंपू में प्रेम राज्य, ठीक है। तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय हो गया। देखिए आपको मिनिमम 80 शब्दों में लिखना होता है, 80 वर्ड्स में, तो बहुत ज्यादा विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं अपनी कहानी को, क्योंकि हमने कितना नंबर क्लियर किया, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर जीवन परिचय, 40 नंबर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कहानी, और एक ऐसे कहानी को मैंने लिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। कहानी है पंचलाइट। कहानी का उद्देश्य, मैंने उद्देश्य लिया है। देखिए पंचलाइट जो है बिहार के एक पिछड़े गांव की एक कहानी है, मतलब ये रियलिटी है। कहानी लिख दिया हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, लेकिन दैट्स अ रियलिटी। तो आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पंचलाइट स्टोरी, इसका उद्देश्य पढ़ेंगे, क्या उद्देश्य है इस कहानी को लिखने का। इसका देखिए पंचलाइट और बहादुर कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12th में। इसका सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है, मतलब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। देखो क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी इस कहानी के लेखक हैं, जो कि हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। जो गांव के लोग हैं, पिछड़े गांव के लोग हैं, उनका काफी अच्छा परिचय उनका है, और ये बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। मतलब जो कहानी होती है उसमें पात्र होते हैं, जैसे इस कहानी में गोधन है, मुनरी है, गुलरी काकी है, तो यहाँ पे वो जो है मतलब किसी कॉफी हाउस में बैठकर उन्होंने ये रचना नहीं की है, वो लोगों के बीच रहे हैं, और ये एक सजीव कहानी है, मतलब एक रियलिटी है, ठीक है। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है, ये भी बिहार के जो पिछड़ा गांव है उसकी कहानी है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है, मतलब जो पंचलाइट जो शीर्षक है ये कथा का केंद्र बिंदु है। मतलब पंचलाइट लोग लाते हैं वहां पे, जिसको हम लोग लालटेन बोलते हैं, ठीक है। तो वो लेकर आते हैं, बहुत खुश रहते हैं सब लोग, उसको जलाते हैं, जलाने के लिए हीरो गोधन को बुलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी सारी कहानी होती है। आप लोग सर्च करेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, शुभम लेक्चरर, आपको कहानी एक्सप्लेन में मिल जाएगी, जाकर देख लो, ठीक है। ये तो उद्देश्य है। आगे देखिए, शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा की व्यर्थ साबित कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी
है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। मतलब कहानी ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उद्देश्य में आपको यही सब लिखना है, कुछ खास नहीं लिखना होता। उद्देश्य पूछा गया है, उद्देश्य लिखिए। सारांश पूछा जाता तो आप पूरी सारांश लिखते कि पंचलाइट बिहार के पिछड़े गांव के लोग हैं, वो लालटेन पंचलाइट लेकर आते हैं, उसको जलाने के लिए कोई नहीं होता गांव में तो गोधन भैया को बुलाया जाता है। गोधन को पहले ही वो जात से निकाल दिए होते हैं, क्योंकि वो मुनरी के घर के आगे से सलीमा का गाना गाते हुए जाता था, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। भैया किसी के घर से गाना गाते हुए जाओगे तो मुनरी से प्रेम करता था, ठीक है, आई लव यू। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी माँ जो थी गुलरी काकी, वो जाकर पंचों से शिकायत कर देती है कि गोधन भैया हमारे घर के आगे से गाना गाते हुए जाते हैं, बेटी को हमारे इंप्रेस करना चाहते हैं, तो इसीलिए पंचायत वालों ने उसको गांव से निकाल दिया था। लेकिन जब पंचलाइट लाया गया, गांव वाले नहीं जला पाए, तो फिर से गोधन को बुलाया गया, क्योंकि गोधन ही पंचलाइट जलाना जानता था। अब गोधन सबके लिए हीरो बन गया था, ठीक है। टैलेंट कब कहां काम आ जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या, द्वेष, युवत भावों, दोषयुक्त भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। मतलब जो कहानी है इसमें जात के आधार पर किस प्रकार से टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। भैया वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो पंडित है, वो और भी छोटे जाति हैं, ऐसे से विभक्त हो जाते हैं, उस पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। और आपस में जो ईर्ष्या द्वेष होता है उस पर भी ये कहानी आधारित है। इस कहानी में हुआ है, ठीक है, इसको इरेज कर दीजिएगा भाई, मैं इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियों कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। मतलब बिहार का जो पिछड़ा गांव है उस कितना ज्यादा पिछड़ा है उसको भी इन्होंने बताया है, सारी चीजें। तो इस कहानी में यही बताया गया, उद्देश्य इसका यही है, यही लिखकर आओगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर सारांश आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। क्या कर रहे हो, तो ये हमारा हो गया। एक और टॉपिक होता है खंड काव्य। हमारे खंड का सारा टॉपिक फिनिश हुआ। एक टॉपिक है खंड काव्य, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि खंड काव्य जो होता है ये 5 नंबर का आता है और ये जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं, कुछ जिलों में दूसरा खंड काव्य रश्मि रथी है, कुछ जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ है, कुछ जिलों में सत्य की जीत है, कुछ जिलों में कुछ दूसरा है। तो यहाँ पे जिला वाइज होता है। अब मैं किसी को बता दूं त्यागपति, हमारे यहाँ त्यागपति है, अभी त्यागपति में बता दूं तो बाकी का क्या होगा, आपका क्या होगा जनाबे अली, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। खंड काव्य आप खुद से पढ़ लीजिएगा जो आपके सिलेबस में हो। तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हुई। खंड का हमने एक ही वीडियो में पढ़ा कहानी, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने सारे टॉपिक आपको बताए। 50 नंबर के ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लासेस में आपको देता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को सिर्फ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।